कैसे हैं आप? मैं हूं अहमद रज़ा और आज हम जो एक शॉर्ट वीडियो करेंगे वो है करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली डिफ़ॉल्ट एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का एक बहरान है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा प्रोजेक्ट किया जा रहा था खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अगर ये सिचुएशन तो अलार्मिंग है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस इशू को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट हैपन, कि जिसकी वजह से ये एक हॉट केक बन के एक न्यूज़ सामने आई। एक्चुअली ब्लूमबर्ग जो कि अच्छी रिपुटेशन रखता है, अमेरिकन मैगजीन, उसने एक मॉडल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डायनामिक्स। उन्होंने 41 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एनालाइज किया और उनका जो 11 है, टॉप 11, उनके डिफ़ॉल्ट के चांसेस महज 10% हैं। पाकिस्तान इज़ अमंग देम। पाकिस्तान का 11th उसके नंबर है कि 10% चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के। डिफ़ॉल्ट कहते किसे हैं? एक्चुअली व्हेन यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स। लेकिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं, ये ब्लूमबर्ग का ही कहना है। वो क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने जो रीपेमेंट करनी है वो तो करनी है आईएमएफ को, और आईएमएफ के साथ हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम में हैं। और आईएमएफ के अंदर मेन जो शराकतदार हैं, जो इन्वेस्टर, बेसिकली अमेरिका और जापान जैसे कंट्रीज हैं, उसके बाद सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक आते हैं। तो आईएमएफ आपको उस वक्त लोन देती है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला हो, आप रीपे ना कर सकें अपने डेट को। तो वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्या, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहे हैं। ये हॉट केक होगा, जिन दिनों एग्ज़ाम हो रहे होंगे। पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो क्राइसिस है ये इम्पॉर्टेंट होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन सा मॉडल है और कौन से डायनामिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये डायनामिक्स अगर हम कंट्रोल कर लें तो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर भी हो सकती है और हम डिफ़ॉल्ट से बच भी सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग ने इमर्जिंग इकोनॉमी 41 कंट्रीज़ जो हैं उनको स्टडी किया। क्यों? रीज़न क्या है कि जो लार्ज इकोनॉमी है, इस दफ़ा इन्फ्लेशन के इंटरनेशनल क्राइसिस के अंदर वो नहीं आए 2007 या 8 के अंदर, उनके उतने नुकसानात नहीं हुए। इवन जो लार्ज एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, इसके बारे में ब्लूमबर्ग का कहना है कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, अगरचे वहाँ इन्फ्लेशन और बहुत सारे डायनेमिक्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, मगर बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज़ वो डिफ़ॉल्ट को डिफाई कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में और इन कंट्रीज़ के बारे में मॉडल है वो है क्या। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली 4 फैक्टर्स बताए हैं, 2 इंटरनेशनल हैं, 2 नेशनल हैं। इन फैक्टर्स को समझना होगा, ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, फाइनेंस की एक टर्मिनोलॉजी है। तो पहला जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल बोरोइंग है। तो इंटरनेशनल बोरोइंग की जब हम बात करते हैं, वो ड्यू टू पेंडेमिक जो है पब्लिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकॉनमी खड़ी भी हो गई और उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब इशू आया, आईएमएफ और दीगर ममालिक के लिए उन्हें लोन्स की खातिर उनको अप्रोच किया। तो वो जो बोरिंग है अभी भी, यानी कि कर्ज़ लेने की शरह वो बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, इस बैलेंस के लिए भी हमें बोरिंग जो है कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला फैक्टर हो गया कर्ज़। ये तमाम फैक्टर एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं ये भी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। इस वक्त जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको कुछ सॉफ्ट लोनिंग इस वक्त नहीं मिल सकती, जो आपने रीपेमेंट करना है उस पर शरह सूद या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ये महंगे कर्जे हैं इस वक्त। दूसरा फैक्टर ये है जो एडिशनल बर्डन होगा डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और स्पेशली पाकिस्तान के लिए। थर्ड उसके अंदर जाता है एक्सचेंज रेट। ये नेशनल या डोमेस्टिक इशू हो सकता है। एक्सचेंज रेट क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द रुपी, कि हमारा जो रुपया है उसकी कदर घटती जा रही है और डॉलर की बढ़ती जा रही है। हमने जो रीपेमेंट करनी है वो डॉलर्स में करनी है, मगर याद रखिए कि हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो रुपए में कर रहे हैं। अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है 20%, ये हो चुका है पिछले 7-8 माह में, मतलब हम 20% कर्ज सिर्फ इस फाइनेंशियल डायनामिक के हाथ से निकलने की वजह से बढ़ा चुके हैं। अब दूसरा जो डोमेस्टिक समझ लें एक फैक्टर सामने आता है, वो है हाई इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, पेंडेमिक जो आया तो उसके अंदर तो इंटरेस्ट रेट हम 5% तक ले गया, 30 बहुत लो रखा ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक ना सकें। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं वो लो इंटरेस्ट रेट पे कर्ज लेती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होती है और परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ती है। या हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लोकल जो इन्वेस्टर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन, उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा रीपेमेंट के लिए, और वो मज़ीद लोन लेके मज़ीद यूनिट्स नहीं लगाएगा, बैंक्स की इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकेगा,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, अगर हम इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। एक अपनी बोरोइंग, जिस पे फ़िलवक्त तो काबू पाना मुश्किल है, लेकिन 2 ममालिक से कोशिश की जा रही है कि अच्छे तरीके से हमें कोई बोरोइंग या रीशेड्यूलिंग हो जाए। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट कि हमें सॉफ्ट लोनिंग हो जाए, जिसके लिए सऊदी अरब और अरब ममालिक से हम अक्सर रब्ता करते हैं। किसी हद तक चाइना भी हमें मदद फराहम कर देता है। और उसके बाद जो तीसरा है फैक्टर कि हमें रुपए की कीमत को कहीं लाकर फिक्स करना होगा और उससे नीचे लाना होगा और डॉलर के मुकाबले में इसको मुस्तहकम करना होगा, स्टेबलाइज करना होगा डोमेस्टिकली। उसके बाद इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा किसी तरीके से। तो ये 4 फैक्टर्स ही इंटर रिलेटेड ही हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। अगर ये कंट्रोल में है तो डिफ़ॉल्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस को हल किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके असरात के समय का आखिरी पार्ट इसका बड़ा अहम होगा, व्हाट आर द अलार्मिंग सिचुएशंस आफ्टर दैट क्राइसिस। इस क्राइसिस की वजह से क्या अलार्मिंग हो सकता है? वो ये हो सकता है कि जो हम इस वक्त टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जीडीपी है हमारी इस वक्त, जो मजमूई पैदावार जो हम जितना कमा रहे हैं, हो सकता है अभी तक तो उसका 35-40% जा रहा था रीपेमेंट ऑफ डेट्स पे, ये 60 से 65% तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। तो परचेजिंग पावर जब कम होगी तो ज़ाहिर बात है मार्केट के अंदर जो गुड्स हैं वो भी कम आएंगी, और वो जब कम आएंगी तो बिज़नेस स्लो होगा। तो इसके इम्पैक्ट्स बहुत दूर तक हैं। सबसे पहले ये है, हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या है कि सब्सिडाइज़ करके कुछ चीज़ों को परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। जैसा कि गुज़श्ता बरस ये हुआ कि छोटी गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी दी गई ताकि जैपनीज़ जो गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट को कम किया जा सके। घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सॉफ्ट लोनिंग की ताकि जो बहुत बड़ा एक मज़दूर तबका है उसको रोज़गार मिल सके और हमारा रियल एस्टेट सेक्टर खड़ा ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है IMF और बहुत सारे दूसरे कंट्री जो हमें डेट दे रहे हैं उन्हें किसी से कन्विंस करना कि हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर हम पाबंदी लगाएं, आप हमें ना रोकें, हमें अपनी कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए आप कुछ कंसेशंस दें। तो ये कुल मिलाकर एक इकोनॉमी के हवाले से हमें इंपोर्ट अपनी कम करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। इसके बग़ैर ये जो गल्फ़ है ये बढ़ता जाएगा। अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ती जाती हैं तो हम 100 रुपये में से अगर 70 रुपये की चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और 30 रुपये की बेचती हैं तो कमो बेच 40 रुपये तो हमारा बाहर चला गया। तो ये इतना बड़ा गैप है, इसको कम करना है, वरना इसको कम करने के लिए हमें लोन्स मज़ीद बोरिंग करनी पड़ेगी, रीपेमेंट ऑफ डेट्स। तो आपको ये समझना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, इंटरनेशनल बोरोइंग, इंटरनेशनल हाई इंटरेस्ट रेट, लोकल सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट, और उसके अलावा रुपये की कास्ट। ये टोटल मिलाकर 5-6 फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर टोटल इकोनॉमिक सिचुएशन आप जैसे मर्ज़ी डिफ़ाइन कर लें, जैसे मर्ज़ी एक्सप्लेन कर लें, इट विल रिमेन इन दिस बॉक्स। ये डायनामिक्स हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इस वीडियो का मतलब ये था कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल, कुछ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल फैक्टर्स के बारे में आपको कुछ अच्छी मालूमात फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में दी जा सकें।